नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बात करेंगे जो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र से संबंधित होगा, जिसमें आप जानते हैं कि लगभग साक्ष्य इसमें मिल जाते हैं भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र में, जैसे मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा हो, पंचमढ़ी हो। इन सभी से जुड़े हुए डाटा आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा रिवीजन टाइप का होगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कराने का प्रयास किया जा रहा है। एक्स्ट्रा लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जो डाटा दिया जाएगा वो सफिशियंट होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए हाँ बिल्कुल सही है। तो मेहनत करिए मित्रों, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। कोई भी एक्स्ट्रा डाटा आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी, पर्याप्त डाटा आपको यहाँ से भेजा जाएगा। ये क्लास नंबर 2 है। इसका टारगेट यही है कि आप 148 फतेह करें। हालांकि नई शिक्षक भर्ती का भी जो है सुगबुगाहट तेज़ हो गया है। लगभग 33,000 नए पद आने वाले हैं, बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। गुलब्बो देवी आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री हैं, तो उनकी तरफ से ये जो है बयान जारी हुआ है। लेकिन इस पे न बात करते हुए हम लोग अभी 148 फतेह कराने की बात करें और इस पे अगर काम करें तो ज़्यादा बढ़िया है, बहुत आसानी से काम भी हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात हो तो आप जानते हैं कि इतिहास से थोड़ा बहुत डाटा पूछा जाता है। इतिहास के पितामह से हो सकता पूछ लिया जाए, हो सकता डाटा और कहीं से पूछ लिया जाए, तो इस पे कभी कभी क्वेश्चंस बन जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात होती है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की अगर बात हो मित्रों, तो आप जानते हैं कि इसका जो कार्य होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का बात होगा तो आपको वहीं जाना होगा जहाँ से आपके समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला। हेरोडोटस किस देश का निवासी था? आप जानते हैं मित्रों कि हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? वो यूनान देश का निवासी हुआ करता था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखी जाती है और हेरोडोटस को ही इतिहास का पितामह कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। ये विश्व स्तर पे माने जाते हैं हेरोडोटस, याद रखना, विश्व स्तर पे इतिहास के जनक हेरोडोटस ही हैं। भारतीय इतिहास के जनक की अगर बात होती है तो महर्षि वेदव्यास का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने भारत के इतिहास को लिखने का कार्य बखूबी किया है। पूछा गया भारत में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो आप जानते हैं जो इतिहास शब्द है वो सबसे पहले महाभारत में आएगा और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में ही, आप जानते हैं महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने ही की है, तो उसी ग्रंथ में सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग होता है। भारतीय चिकित्सा के जनक कौन होते हैं? आप जानते हैं चिकित्सा के जनक जो है चरक जी होते हैं। तो भारतीय चिकित्सा के जनक कौन है? भारतीय चिकित्सा के जनक कौन है? चरक जी हैं, इसीलिए चरक संहिता इन्होंने लिखी है। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार का चिकित्सक कौन था? तो आप जानते हैं कुषाण शासक कनिष्क के जो दरबार का चिकित्सक था उसका नाम भी चरक ही हुआ करता था, जो भारतीय किसका है? भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि फादर ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया या फिर फादर ऑफ मेडिसिन टू इंडिया, ये किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं जब पितामह चरक ही हैं मेडिसिन के, तो चाहे वो फादर ऑफ मेडिसिन पूछें, चाहे आप ये पूछें कि जो है चिकित्सा के जनक कौन है, नाम चरक का ही आएगा। अगला पॉइंट आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रेरणा किससे मिलती है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो प्रेरणा मिलती है मित्रों, वो हेरोडोटस के इतिहास को आप पढ़िए, उससे आपको देखने को मिल जाएगी। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करते हैं ये कितने भागों में बांटा गया? तो पुनः इसे जो है पढ़ने के लिए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में देखा गया। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। इस 3 रूपों में इसे जो है डिवाइड किया गया है। और आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि पुरापाषाण काल का समय क्या है? आप जानते हैं पुरापाषाण काल का जो समय होता है मित्रों, वो होता है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व तक, जबकि जो मध्य पाषाण काल है इसका समय क्या होता है? 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक।
जबकि जो मध्य पाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल, वो नवपाषाण काल स्टार्ट होता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक बहुत सारी किताबों में, 4,000 ईसा पूर्व तक बहुत किताबों में, 5,000 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि प्रागैतिहासिक काल में चित्र शैली कैसी मानी जाती है। तो आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की जो चित्र शैलियाँ होती हैं वो 5 टाइप की बताई गई हैं, 5 टाइप की हैं। क्षेपांकन शैली किस काल की मानी जाती है? तो मित्रों जो ये क्षेपांकन शैली होती है ये भी प्रागैतिहासिक काल का ही नमूना माना जाता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है अर्धपूरक शैली। ये अर्धपूरक शैली किस शैली की होती है? ये भी प्रागैतिहासिक काल की ही मानी जाती है। तो अर्धपूरक शैली का भी नाम आप प्रागैतिहासिक काल के साथ ही जोड़ के रखिएगा। और आगे बात करें तो कहा जाता है प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जानते हैं आप प्रागैतिहासिक शब्द सबसे पहले डेनियल विल्सन के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा के रखिए। प्रागैतिहासिक शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो डेनियल विल्सन के द्वारा दिया जाता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये डेनियल विल्सन जी हैं। डेनियल विल्सन ने लिखा है, 1851 की रचना है आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ये पुस्तक है, याद रखना, 1851 की रचना है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है? मित्रों ये हड़प्पा सभ्यता की अगर बात हो तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। किस काल के अंतर्गत लिखित प्रमाण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है लिखित प्रमाण दिखाई दे जाते हैं। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण की खोज किसने किया? तो आप जानते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट आदमी थे, इनका नाम था, और इन्होंने सबसे पहले पाषाण की खोज की। 1863 के आसपास ये खोज देते हैं। मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर सर्वप्रथम क्या मिलता है? तो आप जानते हैं मद्रास के पल्लावरम में कुल्हाड़ी मिलता है। मद्रास के पल्लावरम में कुल्हाड़ी मिलता है। अगर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की बात होती है तो मिर्जापुर आंसर बनता है, आप ये जानते हैं। अगला पॉइंट आता है पुरा पाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है? तो पुरा पाषाण काल का जो जनक है, फादर है, वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ही है, आप जानते हैं। अगला पॉइंट, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर में किस काल के औजार प्राप्त होते हैं? तो उड़ीसा, मद्रास, मैसूर में पाषाण काल के डाटा दिखाई देते हैं। पाषाण काल के ज़्यादातर औजार दिखाई देते हैं। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है आदि मानव को विद्वान ने किस नाम से पुकारा? तो जो आदि मानव था उसको जो है क्वार्टिजाइट मानव के रूप में या फिर क्वार्टिजाइट मैन के रूप में पुकारने का काम विद्वानों ने किया है। आदि मानव कहाँ निवास करते थे? आप जानते हैं प्रकृति की निर्मित गुफाओं में। वो कुछ बनाते नहीं थे, जैसे कहीं शिला एक दूसरे की शिलाओं पे रखा हुआ है, बीच में कुछ स्पेस है, तो वो ऐसे जो है गुफाओं में निवास कर लेते थे। यानी प्रकृति की निर्मित गुफाओं में आदि मानव रहा करते थे, जिसे कार्टिजाइट मानव या फिर क्वार्टिजाइट मैन कहा जाता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि पाषाण काल में कितने भागों में बांटते हैं? आप जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तो 3 भागों में बांटा गया। आगे कहा जाए तो उत्तर भारत का सोहन संस्कृति और दक्षिण भारत का मद्रासी संस्कृति जो है ये किस काल की श्रेणी में आता है? तो सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति जो है ये निम्न पुरा पाषाण काल की देन है। निम्न पुरा पाषाण काल। पूर्व पाषाण आप जानते हैं प्रकृति निर्मित गुफाएं, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है सोहन नदी किस नदी की सहायक नदी होती है? सोहन नदी किस नदी की सहायक नदी होती है? नाम दिया गया सिंधु नदी। सोहन नदी घाटी में पूर्व पाषाण के अनुसंधानकर्ता कौन है? तो आप जानते हैं 1928 ईस्वी में डीएन वांडिया ने जो है इसको खोजने का कार्य किया। सोहन नदी घाटी में पूर्व पाषाण काल के जो दृश्य थे उसको खोजने का काम या उसके उत्खनन का कार्य डीएन वाडिया के द्वारा 1928 में कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हैंड एक्स यानी हाथ वाली कुल्हाड़ी, ये आपको बताना है हाथ वाली जो कुल्हाड़ी थी इसकी खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा हाथ वाली खोज यानी हाथ वाली कुल्हाड़ी को खोजा गया है। और अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एशुलियन किसका उपनाम होता है? एशुलियन किसका उपनाम है मित्रों? तो याद रखना एशुलियन जो होता है ये कुल्हाड़ी का ही उपनाम होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट कह रहा है फलक संस्कृति किसका उपनाम होता है? फलक संस्कृति किसका है नाम? तो मध्य पुरा पाषाण काल का फलक संस्कृति होता है उपनाम। जैसे आप पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो वहाँ प्रकृति निर्मित गुफाओं की बात होती थी। पूर्व पाषाण काल जो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व का होता था। कहानी बताने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स की बात करें तो उससे ज़्यादा फायदा होने वाला है। हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है इसको कैसे आसान भाषा में पढ़ाया जाए, कैसे आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जाए जिससे आपका काम बन सके। इसलिए हर एक पॉइंट्स, हर एक फैक्ट्स पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग इसे सीरियसली लेंगे।
दायमाबाद और महाराष्ट्र ये किस संस्कृति का प्रमुख स्थल था? तो आप जानते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल का ये जो है अच्छा स्थल माना जाता है, दायमाबाद भी, अहमदाबाद भी और महाराष्ट्र वाला। अगला पॉइंट, उच्चपुरा पाषाण काल के मानव का जीवन किस पे निर्भर था? तो उच्चपुरा पाषाण काल का जो मानव था मित्रों, उसका पूरा का पूरा जीवन जो है आखेट पे निर्भर था, यानी वो शिकार करता था, उस पे काम करता था। आदि मानव ने ब्लेड आकार का हथियार किस काल में बनाया? तो जो ब्लेड आकार का हथियार बनाया वो उच्चपुरा पाषाण काल में बनाया है। ये बहुत डीप में पूछेगा तब ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अगला पॉइंट, संक्रमण काल किस काल को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। डबल स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन छप सकता है, क्वेश्चन छप सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो स्टुअर्ट पिगार्ट आपने लगाया। तो ऐसे ही संक्रमण काल किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, डाटा याद रखना। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों, मध्य पाषाण काल में हथियार किस पत्थर से बने हैं? तो नाम दिया गया कि बुझा हुआ पत्थर जो है मध्य पाषाण काल में हथियार के रूप में प्रयोग किया गया, बुझा हुआ पत्थर। ठीक है। मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय किसके पास है? तो आप जानते हैं सीए कार्लाइल आते हैं, वो 1868 के आसपास सीए कार्लाइल साहब मध्य पाषाण काल को खोजते हैं। तो मध्य पाषाण काल की खोज जो 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है, 25 से 10,000 ईसा पूर्व तक का है, ये है आपका मध्य पाषाण। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है सिली पत्थर के प्रहार कैसे किए जाते थे? सिली पत्थर से प्रहार कैसे किया जाता था? आप जानते हैं, दूर से कर दो, सिली पत्थर लो, दूर से फेंक दो, आराम से वहाँ काम हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है बिना हत्थे की वसूली। बिना हत्थे की वसूली किस स्थान से प्राप्त हुई है? नाम दिया गया चिंगलपुट से प्राप्त हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। यही अक्की पक्कम से भी प्राप्त होती है। चिंगलपुट और अक्की पक्कम यहीं से जो है बिना हत्थे वाली वसूली का जो है दृश्य दिखाई देता है। अगला पॉइंट, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो आप जानते हैं मानव का जो उपयोगी जानवर है वो सबसे पहले कुत्ता होता है। बहुत सारे लोग गाय लगा देते हैं। गाय सिंधु घाटी काल में देखने को मिले। सबसे पहले मानव जो प्रागैतिहासिक काल में है वो कुत्ते को अपनाता है, कुत्ता उसका साथी होता है। आज की डेट में भी आप देखते होंगे कुत्ते मनुष्य के सबसे प्रिय पशुओं में शुमार हैं। आज की डेट में भी शहरों में आप देख रहे होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है मनुष्य ने पशुपालन और संस्कृति या पशुपालन और कृषि का विकास किस काल में किया? तो आप जानते हैं मित्रों, पशुपालन और जो कृषि का विकास है वो नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। मनुष्य सबसे पहले इस पे काम इसी काल में करता है। अगला पॉइंट, किस काल में मनुष्य बस्तियों में एकत्र होकर के रहना प्रारंभ कर देता है? तो जब बस्तियों में एकत्र होकर के एक साथ रहना स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग उत्तर पाषाण काल कहते हैं। कई जगह ये नवपाषाण काल के रूप में देखा जाता है, याद रखना। चाहे नवपाषाण लिखे चाहे उत्तर पाषाण लिखे, जिसका वैल्यूएशन आप जानते हैं 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 3,000 ईसा पूर्व तक का होता है मित्रों। तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का जो डाटा है वो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। न्यूलिथिक एज इसे कहा जाता है। और आगे बात करते हैं, कहा जाता है बेल्लारी कहाँ स्थित है? मित्रों, ये जो बेल्लारी है दक्षिण भारत में स्थित है, कर्नाटका वाले बेल्ट में। कर्नाटका बहुत फेमस नाम होता है, गोलकुंडा वाला, जहाँ से आप जानते हैं क्या निकला था? डायमंड निकला था। और आगे बात करते हैं गोल यंत्र। गोल यंत्र हो, दरियाई घोड़ा हो, पशुओं की अस्थभूति हड्डियाँ हो, ये सब किस नदी से प्राप्त हुई हैं? तो उस नदी का नाम नर्मदा नदी घाटी होता है। नर्मदा नदी घाटी में गोल यंत्र मिले हैं, दरियाई घोड़े का साक्ष्य मिला है, पशुओं की अस्थीभूत हड्डियाँ आपको दिखाई दी हैं कि पशु की हड्डी भी यहाँ दिखाए गए। कहाँ पे? नर्मदा नदी घाटी। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट कह रहा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है ये बाइंड्रिक महोदय ने लिखी है। कब लिखी है? 1958 के आसपास लिखी है। 1958 बाइंड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के जो है एक पुस्तक को लिखा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है प्री हिस्टोरिक इंडिका। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग अभी आपने देखा था, प्री हिस्टोरिक इंडिया देख लो। प्री हिस्टोरिक इंडिया की अगर बात हो तो ऐसी पुस्तक को लिखने का काम किसका रहा? मिस्टर पिगाट का रहा। पिगाट ये 1950 ईस्वी के आसपास जो है पिगाट साहब आते हैं। अगला पॉइंट, आलचिन ने ऋषिमुख पर्वत के चित्रों का समय क्या बताया? तो आलचिन महोदय ने जो ऋषिमुख पर्वत है आप जानते हैं जहाँ सुग्रीव राज्य करता था, वो 3,000 ईसा पूर्व का है। 3,000 ईसा पूर्व ऋषिमुख पर्वत। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है असित कुमार हालधार ने चक्रधरपुर के चित्रों का समयकाल क्या बताया? असित कुमार हालधार आप जानते हैं समसामयिक कलाकार होते हैं। जोड़ा को बंगाल में इनका जो है जन्म होता है। इन्होंने चित्रों का कार्य क्या बताया है? तो 3,000 ईसा पूर्व का बताया। 3,000 ईसा पूर्व, याद रखना। अगला पॉइंट, भेल्डरिया
भिल्डरिया प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं भिल्डरिया से एक दृश्य बहुत फेमस प्राप्त होता है, घायल सुअर का दृश्य। तो ये घायल सुअर का दृश्य कहाँ से मिला? भिल्डरिया उत्तर प्रदेश से मिला। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मिर्जापुर से। तो भिल्डरिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, याद रखना, ये आपका सही जवाब बने अगर 4 ऑप्शंस में दिया जाए तो। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों की सोरहो घाट। सोरहो घाट प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं सोरहो घाट भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, तो सही जवाब यूपी लगाना सोरहो घाट के लिए। सोरहो घाट प्रागैतिहासिक स्थल भी यूपी के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट, शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो शाही का आखेट दिखाया जाता है ये सोरहो घाट से ही मिलता है। सोरहो घाट उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है कि हाथ के छापे का चित्र किस स्थल से प्राप्त हुआ? हाथ के छापे का चित्र आपको सोरहो घाट से ही दिखाई दे जाएगा, और हाथ के छापे के चित्र जो मिलते हैं ये सोरहो घाट के ही है। अगला पॉइंट आ रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि घायल सुअर के आखेट का चित्र कहाँ से मिला है? घायल सुअर का आखेट का चित्र अभी हमने बताया कि भिल्डरिया उत्तर प्रदेश से मिला है, थोड़ा फेमस स्थान होता है। उसके साथ साथ आपसे कहा जा रहा है घोड़मागर नामक प्रागैतिहासिक स्थल से कौन सा चित्र प्राप्त किया गया? तो गैंडे का आखेट बहुत अच्छे से घोड़मागर में मिला है आपको। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मसाल लिए हुए आदमी। आपको पढ़ाया गया था तो बहुत डीपली हमने इस पे फोकस किया था कि मसाल लिए हुए आदमी का चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो लाहौरी नामक स्थान से मिला है। त्रिशूलधारी चित्र कहाँ से मिला है? बिडम्ब से मिला है। बिडम्ब, बिडम्ब याद रखना, ये आपका बिडम्ब उत्तर प्रदेश वाला होता है। और बिडम्ब किसका जो है उसका स्थल होता है? तो पहिएदार गाड़ी जहाँ से मिलते हैं, मिर्ज़ापुर का जो सांस्कृतिक स्थल है यानी टूरिज्म स्थल है वो बिडम्ब ही होता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। डॉक्टर जगदीश गुप्ता, आप जानते हैं ये जगदीश गुप्ता जी समसामयिक कलाकार नहीं है, समसामयिक कलाकार के साथ साथ ये कला इतिहासकार भी हैं। तो इन्होंने 1967 ईस्वी में प्रागैतिहासिक स्थल का पता लगाया। उस स्थल का नाम होता है बिडम्ब। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है वो डॉक्टर जगदीश गुप्ता के अकॉर्डिंग ही लिखी गई। सेल्वेराड, मित्रों अगला पॉइंट आता है, सेल्वेराड 1907 ईस्वी में किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज करते हैं? तो उसका नाम होता है बांदा। बांदा आप जानते हैं कहीं कहीं मानिकपुर लिखा मिलता है, कहीं बांदा मिलता है, ये यूपी का हिस्सा होता है, यूपी का। मानिकपुर किस प्रागैतिहासिक स्थल के अंतर्गत आता है? तो ये बांदा के अंतर्गत ही आता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा जा रहा है चोंचदार पुरुष। चोंचदार पुरुष हो या फिर पहिए रहित गाड़ी हो, पहिए रहित गाड़ी हो या फिर तीर कमान धनुषधारी हो, ऐसा चित्र कहाँ मिला? तो तीर कमानधारी घुड़सवार हो या फिर पहिए रहित गाड़ी हो या फिर चोंचदार पुरुष हो, ये सब जो दृश्य दिखाई देगा ये बांदा का दृश्य होगा। और बांदा का दृश्य थोड़ा फेमस दृश्य होता है, ये मानिकपुर बांदा वाला बेल्ट होता है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। याद रखना, आपसे जब क्वेश्चंस पूछेगा डायरेक्ट मानिकपुर का नाम देगा, डायरेक्ट मानिकपुर। अगर बहुत डीप में पूछेगा तो मानिकपुर देगा, भिल्डरिया देगा, बिडम्ब दे देगा और उसके साथ एक नाम इनमें से कोई नहीं दे देगा। आप आंसर क्या लगाएंगे? मानिकपुर लगाएंगे। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है वाराह सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का चित्रण कहाँ मिला है? तो वाराह सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी, ऐसा दृश्य जो है करिया कुंड में दिखाई देता है। तो करिया कुंड से ऐसा दृश्य देखने का साक्ष्य आज भी आपको दिखाई दे जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी होशंगाबाद, सिंघनपुर, पहाड़गढ़, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पहाड़गढ़, भीमबेटका किस राज्य में है मित्रों? तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे जाएंगे। कल आपने अच्छे से पढ़ा भी है। पंचमढ़ी किस पहाड़ी में अवस्थित है? बार बार हमने कहा था कि ये महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और आगे बात करते हैं पंचमढ़ी की खोज कब होती है? तो आप जानते हैं 1925 कहीं लिखा मिलता है, कहीं 1932 लिखा मिलता है, कहीं 1936 लिखा मिलता है। जब खोज की बात आती है जी आर हंटर का नाम आता है। जब पंचमढ़ी के खोज की बात आती है तब जी आर हंटर का नाम आ जाता है। पंचमढ़ी की खोज किसने की? जी आर हंटर ने। लेकिन जब ये पूछा जाए कि जो है इसका पता या फिर इसको प्रकाश में कौन लाया, तब डीएच गार्डन होते हैं। डीएच गार्डन, ये नीचे नाम दिया गया है। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में या प्रकाशित करने का काम तो 1936 में डीएच गार्डन। ये 1925 लिखा हुआ है, इसकी जगह 1932 कर लीजिए। कई किताबों में 1932 आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्रकाशित करने का काम डीएच गार्डन कर रहा है, खोजने का काम जी आर हंटर कर रहा है। दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए। जब जी आर हंटर आंसर्स नहीं होते हैं खोज में तो डीएच गार्डन भी बनते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं आपको दिखाई देती हैं? तो लगभग 50 गुफाएं आपको पंचमढ़ी में दिखाई दे जाती हैं। पंचमढ़ी का एक बहुत फेमस दृश्य होता है शहद एकत्रित करता हुआ आदिमानव।
यह दृश्य बहुत फेमस है और पंचमढ़ी को ही तुलनात्मक रूप से देखा जाता है स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष, स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष। आगे कितनी गुफाएं? 50। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि डोकोरो द्वीप की बात हो, बनियाबेरी की बात हो, सोनभद्र की बात हो, ये सब प्रागैतिहासिक स्थल किसके अंतर्गत आते हैं? तो डोकोरो द्वीप हो, बनियाबेरी हो, सोनभद्र हो, ये सब के सब जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। पंचमढ़ी वही जो मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। डीएस गार्डन साहब और जीआर हंटर मिलकर खोजते हैं। जीआर हंटर 1932 में खोजते हैं, जीआर और जो है डीएस गार्डन 1936 के आसपास खोजते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है महादेव बाजार। महादेव बाजार, नींबू भोज, जम्बू द्वीप, ये सब प्रागैतिहासिक स्थल किसके अंतर्गत आते हैं? तो महादेव बाजार हो, नींबू भोज हो, जम्बू द्वीप हो, ये सब के सब जो प्रागैतिहासिक स्थल है मित्रों, ये सब पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। पंचमढ़ी। अगला पॉइंट, विशालकाय बकरी का चित्र। जब कल हमने पढ़ाया था तो इस पर विशेष फोकस करवाया था कि विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से दिखाई देता है? महादेव बाजार से दिखाई देता है। महादेव बाजार अगर आंसर नहीं होता है तो पंचमढ़ी इसका आंसर बनता है, पंचमढ़ी। ठीक है, और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है ती कांटेदार शाही। क्या? कांटेदार शाही, नृत्य वादन करते दो मनुष्य, ऐसे चित्र जो है कहाँ से मिले? तो कांटेदार शाही, नृत्य वादन करते जो दो मनुष्य हैं वो जम्बू द्वीप से आपको दिखाई दे जाएंगे। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि सबसे अधिक धनुर्धारी का चित्रण कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा जो है धनुर्धारियों का चित्रण कहाँ दिखाई देता है? पंचमढ़ी से ही दिखाई दे जाएगा। पंचमढ़ी याद रखना, ज़्यादातर सफ़ेद रंग में यहाँ पे डाटा बने हैं, सफ़ेद रंगों में पंचमढ़ी में। ठीक है, 50 से ज़्यादा गुहाएं आपको दिखाई देती हैं, यानी गुफाएं दिखाई देती हैं। पंचमढ़ी का वो शहद एकत्रित वाला आदिमानव बहुत फेमस है दृश्य। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है पारिवारिक जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो जो पारिवारिक जीवन का चित्रण है वो मांटे राजा गुफा में आपको दिखाई दे जाएगा। जबकि भीमबेटका गुफा कहाँ अवस्थित है? तो आप जानते हैं भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश के पास होती है। भीमबेटका वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब जो 1958 के आसपास खोजते हैं, BS वाकाड़कर साहब। ठीक है, उन्हें। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है भीमबेटका किस नदी के किनारे स्थित है? मित्रों, जो भीमबेटका है वो आसान नदी के किनारे स्थित है, आसान नदी। भीमबेटका गुफा पहाड़ी की खोज किसने की? तो आप जानते हैं विष्णु वाकाड़कर 1958 के आसपास खोजते हैं। अगला पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं मिलती हैं? तो भीमबेटका में 475 या फिर 275। मित्रों 275 माना जाता है, 275 भीमबेटका की गुफाओं में जो गुफाएं मिलती हैं आप जानते हैं 275 मिलती हैं, 275। ओवरऑल आपका 600 होता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन निकाल देना। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भीमबेटका गुफा में बने चित्र किस रंग के हैं? तो आपको याद रखना है कि भीमबेटका गुफा में जो बने चित्र हैं वो किस रंग में प्रयोग किए गए हैं? तो वो गेरुए रंग में ज़्यादा बनाए गए हैं, गेरुए, इसे हिंगरोजी रंग भी कहीं कहीं कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि भीमबेटका के चित्र किस पर बनाए गए हैं? तो जो भीमबेटका है मित्रों, इसके जो चित्र हैं ये किस पर बनाए गए? तो दीवार और छतों पर भीमबेटका के चित्र दिखाई देते हैं। विश्व स्तर पे सबसे बड़ा भैंसे का चित्र, तो विश्व स्तर पे सबसे बड़ा भैंसा कहाँ पे मिला है? जावरा में मिला है, 8 मीटर लंबा है। ये जावरा मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है, 8 मीटर लंबा जावरा स्थान बड़ा भैंसा का चित्र, याद रखना। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा, कभी कभी क्वेश्चन से भी पूछता है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किस पहाड़ी पे? तो हमने बताया था विंध्याचल की पहाड़ी पे स्थित होती हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है आखेटक, ग्वाले, कर्षक, सुअर, रीछ, हिरण, वाराह, सिंघा, भैंसे का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो सब के सब दृश्य आपको भीमबेटका से दिखाई दे जाएंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि होशंगाबाद कहाँ स्थित है? होशंगाबाद की बात होती है तो मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद पाया जाता है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे लगाना। मनोरंजन घोष साहब इसको 1922 के आसपास खोजते हैं होशंगाबाद को। ठीक है, नर्मदा नदी। जिराफ समूह का चित्र जो है यहीं से मिलता है, होशंगाबाद से। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट ही आ जाता है होशंगाबाद की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं हुंग शाह के द्वारा होशंगाबाद को बसाया जाता है, यानी स्थापित किया जाता है। होशंगाबाद के चित्रों का खोज तो आप जानते हैं मनोरंजन घोष साहब 1922 के आसपास खोजते हैं। और अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट आता है कि होशंगाबाद के चित्र किस पद्धति से बनाए गए? होशंगाबाद के चित्रों की अगर पद्धति की बात करते हैं, छेपांकन पद्धति में डाटा बनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हाथी पे सवार आदिमानव। हाथी पे सवार आदिमानव का चित्र किस स्थल से मिलता है मित्रों? तो उस स्थल का नाम होता है पहाड़गढ़। अगला पॉइंट, 6 पैरों वाला पशु चित्रण किस गुफा से प्राप्त होता है? तो 6 पैरों का जो पशु चित्रण है वो पहाड़गढ़ से ही मिलता है। पहाड़गढ़ मतलब चंबल घाटी वाला पहाड़गढ़, चंबल घाटी वाला पहाड़गढ़।
और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है कि विशालकाय पिपीलिका यानी चीता का चित्र कहाँ से मिला है। विशालकाय पिपीलिका यानी चीता का चित्र आपको कहाँ से दिखाई देता है, तो ये जम्बू द्वीप से आपको दिखाई दे जाएगा, जम्बू द्वीप। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा प्रागैतिहासिक स्थल में क्या पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है झालावाड़। झालावाड़, दर्रा, भरतपुर, गगरनिया स्थल किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो उस राज्य का नाम राजस्थान होता है, जहाँ की चित्रित हवेलियाँ बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। बेल्लारी किस गुफा के अंतर्गत आता है या किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो मित्रों जो बेल्लारी गुफा होती है दक्षिण भारत का कर्नाटका राज्य में स्थित होती है, याद रखना। बेल्लारी गुफा को प्रकाश में कौन लाया, तो आप जानते हैं बेल्लारी को खोजने का काम एफ फासेट महोदय का रहा है। वो 1892 के आसपास बेल्लारी को खोज देते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पर डबल स्टार लगाइएगा, कह रहा है 6 कोणों का सितारा नामक चित्र कहाँ से मिला, तो 6 कोणों का जो सितारा होगा मित्रों, 6 कोणों का सितारा वो आपको बेल्लारी से दिखाई दे जाएगा। 6 कोणों का सितारा इस टाइप से कहाँ से दिखाई दिया है, बेल्लारी से दिखाई दिया है। बेल्लारी वही कर्नाटक वाला बेल्ट होता है। अगला पॉइंट आता है जादू टोने का चिन्ह आपको कहाँ से दिखाई देता है, तो जो जादू टोने का चित्र होता है मित्रों वो कहाँ से, तो जादू टोना का जो चित्र है वो बेल्लारी से ही आपको दिखाई दे जाएगा। ये तो बात नॉर्मली एक जो है क्लास नंबर 2 की हो गई प्रागैतिहासिक स्थलों की। ये तो एक संक्षेपण टाइप का हो गया। हम चाहते हैं कि इस बार की जो ये क्लास हो ये इतनी इम्पोर्टेंट हो कि कोई भी टॉपिक बाहर से छूटे ही ना। कोई भी टॉपिक, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो आपका कोई भी मार्केट की ऐसी बुक जो आपको अच्छे से कवर कर रही हो, या फिर कोई ऐसा दृश्य जहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता हो, उन सभी को कवर किया जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए। जैसे हमने पहला क्लास पढ़ाया जो हस्तलिखित मॉडल पे हस्तलिखित क्लास थी, पूरा डाटा कवर करने का प्रयास किया। फिर आज हमने क्लास नंबर 2 रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, हर एक पॉइंट को देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। क्लास नंबर 2 है, ये भी प्रागैतिहासिक स्थल से यानी भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से ही संबंधित था। मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा हो, पंचमढ़ी हो, होशंगाबाद हो, इन सभी से जुड़ा हुआ डाटा था। कल हम चाहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ और एक डाटा आपको देखने को मिले, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके कि अगर भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र से 4 से 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे तो आप इसमें कहीं इफवट ना करें। 4 पूछा जाए तो 4 सही करें, 5 पूछा जाए तो 5 सही करें, और 6 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप 6 क्वेश्चन सही करें। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर प्रेषित करना। हम मानते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से तैयारी की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं, इसी टाइप की क्लास चाहते हैं तो बताइएगा, अन्यथा हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। उस टाइप से भी हम पढ़ाना जानते हैं, क्योंकि लगातार हमने कई क्लासेस कराई हैं, तो ये पता है कि सिलेबस कब तक हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ, खूब डीप में पढ़ाई आपको, एक एक टॉपिक को 3-3, 4-4 बार हम पढ़ाएँ, 3 बार 4 बार पढ़ाएँ, तब भी हम 2 माह में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ा देंगे। बस ऊपर वाले की दुआ अच्छी रहे और मैं एकदम स्वस्थ रहूं, बस। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपको बाहर से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसका PDF आपको तुरंत अभी भेजा जाएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद। उसके साथ साथ जो भी क्लास होगी, क्लास का PDF आपको मिलता रहेगा। आप अगर थोड़ा सा डिलेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीक्वेंस वाइज क्लास पड़ी रहेगी, आप उसे देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। बहुत सारे लोग करेंगे क्या, केवल PDF पढ़ लेंगे, क्लास से कोई लेना देना नहीं। बाद में थोड़ा बहुत परेशान होंगे, क्योंकि 2-4 पॉइंट तो हर एक जगह आपको गलत दिखाई दे ही जाएगा। तो उन 2-4 पॉइंटों को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत काम करना होगा मित्रों। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं मानता हूं कि क्लास स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे रिकॉर्ड होती है, तो उसी टाइप की आप क्लास पर डे देखना चाहेंगे और डे बाय डे अपनी तैयारी अच्छी करना चाहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।